नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मेरे साथ प्रोग्राम में एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल होगा। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकेंगे जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, चेयरपर्सन है सेनेट की डिफेंस कमेटी के। अगर मेरे साथ होंगे वलीद साहब तो थोड़ी देर में मुझे यहीं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकेंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो रहनुमा है सीनियर मुस्लिम लीग के, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह मुझे नाज़रीन पीपीपी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के, मुझे वाया वीडियो लिंक यानी स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे लाला मूसा से। तो अपने तमाम गेस्ट को तो वेलकम करता हूँ और हम डिस्कस क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। डिस्कस हम बुनियादी तौर पर नाज़रीन करेंगे कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक नया किस्म का एक एग्रीमेंट, एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल भी डेवलप कर रही है और एक इत्तेहाद जो है वो डेवलप करता नज़र आता है। और ये इत्तेहाद के अंदर अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने यह मुतालबा किया है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बेल के केस में आई है, उस जजमेंट के नतीजे में नैब की और नैब के चेयरमैन जो हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत बची नहीं है। और अगर ज़रा सी भी शर्मो हया हो, ये अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो के, अगर ज़रा भी शर्मो हया हो चेयरमैन नैब को तो उन्हें इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बिलावल जरदारी भुट्टो की ये जो स्टेटमेंट है, और फिर हम बात का आगाज़ करेंगे अपने गेस्ट के साथ। ज़रा सुनिए कि बिलावल भुट्टो कहते क्या। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। नैब को ख़त्म करे, बंद करे। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे, इट्स अ स्कार ऑन द फेस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको तो बंद करना चाहिए और फ़ौरन सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। नाज़रीन, अभी आपने सुना कि बिलावल जरदारी भुट्टो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक अलायंस का मोमेंट है PMLN PPP के दरमियान, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की रोशनी में उन्होंने ये डिमांड किया है कि चेयरमैन नैब को इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपका पहले इंट्रोडक्शन भी करा चुका हूँ। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कराया कि मेरे लेफ्ट पे पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो राइट साइड पे डिफेंस सेनेट की जो डिफेंस कमेटी है उसके चेयरपर्सन जो है सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी मौजूद है। लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसा लगता है कि आपकी जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, आपके दरमियान एक इत्तेहाद हो गया है ऑन द इशू ऑफ कि चेयरमैन नैब को हटाया जाए और नैब को डिसफंक्शन कर दिया जाए। इसके अलावा कोई इत्तेहाद ही नहीं। इत्तेहाद इससे पहले NFC और 18th अमेंडमेंट पर भी है कि उसको हम टच नहीं करने देंगे। नैब के ऊपर हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये इदारा ख़त्म होना चाहिए और उसकी जगह दोनों ऐवान की जो इज्तिमाई दानिश है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें एक एहतसाब का बेलाग इदारा, जिसमें जो उसके ऊपर इश्यूज उठे हैं। अच्छा, नया इदारा होना चाहिए। एक नया इदारा होना चाहिए। आप ये नहीं कहते कि होना नहीं चाहिए, आप कहते हैं नहीं, ये इदारा हमें एक नया इदारा होना। देखिए, एहतसाब की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ बड़े संजीदा इशूज़ उठते हैं वक्तन फ़क्तन, वहाँ एक इदारा होना चाहिए जो इस मामलात को चेक करे, चाहे वो FIA का एक ज़ेली इदारा हो जाए, लेकिन बहरहाल एक इदारा होना चाहिए जो उसको देखे। यहाँ हमारे पास नैब को बने हुए 21 साल हो गए, इट्स 21 ईयर्स ओल्ड, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लाया गया था। और जो मकबूल बाकर साहब की जजमेंट है आपके नाजरीन के लिए, उसके 4 मेजर पिलर्स हैं जिसके ऊपर वो खड़ी है। एक तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के केस की जो अपनी पर्टिकुलर मुज़मरात हैं उन्होंने उसका अहाता किया, जिसमें हमारा इंटरेस्ट एज अ पार्टी तो है, लेकिन जो अवाम और आपके नाजरीन का जो इंटरेस्ट है, उन्होंने 3 बातें मज़ीद, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक। एक, उन्होंने नैब का जो कानून है उसकी जो वायरीज है, यानी उसकी
आइन के साथ मुताबिकत को उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, किसी शख्स को आप जब तक उसके ऊपर साबित ना हो जाए कानून, उसको आप गिल्टी करार नहीं दे सकते। उसके अंदर जो पावर है चेयरमैन की अरेस्ट करने की, वो भी मुतसादम है कि आप किसी को लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 9 कहता है कि नहीं किसी की डिप्राइव कर सकते। तो एक तो ये एक पूरा सेट उन्होंने जस्टिस बाकर ने उसमें दिया। दूसरा जो है, उन्होंने इस जो नैब की जो कैपेसिटी है और जो उसका कॉन्डक्ट रहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये मैं इस पर आ रहा हूं बस। जैसे उन्होंने आप लोग इंटरप्रेट कर, हाँ, नैब की जो कैपेसिटी रही है, उसका जो कॉन्डक्ट रहा है कि मसलन अदालतों में वो सबूत नहीं पेश करते, एक साल लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, सबूत नहीं पेश करते, रेफरेंस नहीं ला सके। और चौथा जो पिलर है जिसकी जो वो ये था, जो जस्टिस बाकर ने वो बात खोल दी जो साबिक चीफ जस्टिस कोसा ने कही थी कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है ये इदारा, ये एक टूल है। और मेरा जो उसमें फेवरेट, अगर जो उसका कानून से ताल्लुक नहीं, उन्होंने कहा जी कि पिग्मीज आर नर्चर्ड। अच्छा, वो उसकी जो स्पिरिट है मकबूल बाकर साहब की, जस्टिस बाकर साहब की, जो ऑनरेबल जज साहब की जो जजमेंट की जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो एक आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट के ऊपर आप लोग अपना पॉलिटिकल आर्गुमेंट खड़ा कर रहे हैं जी। अब देखिए, जो जस्टिस बाकर उनके साथ यही है ना, ये कर जो जस्टिस मियां खेल है, दोनों का एक कलेक्टिव डिसीजन। लेकिन 28 जुलाई 2017 का जो लैंडमार्क डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े पैनल ने दिया है, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उसको तो आप लोग नहीं मानते, उसकी स्पिरिट को नहीं ना मानते आप जी। अगर आप किसी दिन उस पर प्रोग्राम करें तो मैं आपको, आपके नाज़रीन को खुलकर बताऊंगा कि वो पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन फैसलों में से एक है। हियर इज द प्रॉब्लम, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे। नहीं, देखिए ना, इशू ये अगर आप आज सेलेक्टिव जजमेंट कर रहे हैं, सेलेक्टिव जजमेंट नहीं कर रहे। देखिए, वो अगर हम उसमें बात करनी है, वो नैब लॉ के तहत नहीं दिया गया था। वो फैसला आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि वो फैसला किसी भी करप्शन रिलेटेड इशू के ऊपर नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल का डिसीजन, एक बड़ा प्रोसेस हुआ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पैनल भी जो है वो किसी कानून के ताबे है, लेकिन वो लंबी कहानी है। अभी अगर हम नैब के ऊपर अगर आप फोकस करें, अगर आपने बात करें, मैं तो बड़ी खुशी से बात करूंगा, ये मेरा फेवरेट कॉमन आदमी है जो सुन रहा है इस वक्त, वो ये सोचता है जनवरी 2017 से एक प्रोसेस शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट का। पहले एक उसका नवंबर 2016 से शुरू होता है कि जब इस्लामाबाद पर हमला हुआ। मुझे चीफ जस्टिस हमें फैक्ट पूरे रखने हैं। एक वो पिटीशन अगस्त, सुने एक प्रोसेस मुझे मुकम्मल करने, जजमेंट आया, प्रोसेस की बात इंटरिम सेटअप नहीं, मुझे प्रोसेस की बात करते हैं। उस प्रोसेस सुने, प्रोसेस सही नहीं है, प्रोसेस सुने, प्रोसेस ये है, देखिए फैक्ट है, अगर मेरे फैक्ट्स गलत हो तो, और माशाल्लाह बड़े जूरिस्ट बैठे हैं। अगस्त 2016 में एक पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको फ्रिवलस, एग्जैक्ट लफ्ज फ्रिवलस कह के कोर्ट ने बाहर फेंक दिया कि हम इसको नहीं सुनेंगे। क्या हुआ? पीटीआई ने हमला किया इस्लामाबाद के ऊपर, अटक पुल के ऊपर एक बाकायदा घुमसान की जंग हुई, और वो नवंबर 2016 से प्रोसेस शुरू हुआ। उस दौरान 2 चीफ जस्टिस चेंज हुए, एक पूरी लंबी कहानी हुई। लेकिन 7 महीने का या 8 महीने का प्रोसेस भी अगर किसी कानून पर बेस्ड ना हो, कायरा साहब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? कल भी हम पीपीपी और पीएमएलएन के लीडरान के साथ यही चीज़ कह रहे थे कि ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो एक बेल एप्लीकेशन का डिसीजन है, इसमें बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स और वकला से जब हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है, और कल भी हमने किसी को लिया था, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाजे इससे पहले प्रेसिडेंट्स हैं, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया नवाज शरीफ साहब के एवनफील्ड केस में 41 पेजेस का बेल के ऊपर लंबा डिसीजन दे दिया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बरहमी का, नापसंदगी का इजहार किया साकिब निसार साहब ने। फिर आसिफ सईद खोसा साहब ने भी डिसीजन में बड़े एडवर्स कमेंट लिखे, और अदालतों को मना किया गया कि बेल के जो डिसीजन हैं वहाँ आपने स्पेसिफिक टू बेल रहना है, और छोटा डिसीजन होगा चंद पेजेस का, 40 पेज का नहीं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने 87 पेज का डिसीजन लिख दिया है ख्वाजा साद रफीक साहब के उसमें, और उसके ऊपर आपकी पार्टी जो है कैपिटलाइज करके अब कह रही है कि नैब को ख़त्म कर दें। और आज बिलावल साहब ने कहा, आपकी ज्वाइन करने से पहले उनका शॉट भी हमने दिखाया कि भी चेयरमैन नैब को शर्म हया करनी चाहिए, घर चले जाना चाहिए। तो सर ये तो फिर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं ना डिसीजंस में, कोई एक को पसंद करते हैं डिसीजन को, दूसरे को नहीं करते। वहीद साहब, गुजारिश ये है कि जो फैसला जिसके हाथ में होगा यकीनन उसको वो पसंद करेगा, उसकी तारीफ भी करेगा, और जिसको फैसला उसके खिलाफ आएगा वो उसको नापसंद करेगा। ये तो इंसान का मालिक के साथ जो रिश्ता है उसमें भी जहाँ उसे तकलीफ आती है वहाँ गिला कर लेता है, और जहाँ
खुशी मिलती है वहाँ उसका शुक्र अदा करता है। ये कौन सा ऐसा बड़ा सवाल है? सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। हम तो कई सालों से कह रहे हैं, जब मुशर्रफ के दौर से, कि नया सियासी इंजन के लिए बनाया गया है। हम तो मियां नवाज शरीफ के दौर में कहते रहे कि ये वफादारियां बदलने का इदारा है। जब नोटे बना के हमारी जमात को तोड़ा गया और पेट्रियट यानी मुहब्बे वतन पैदा कर दिए गए, लुगत ही तबाह कर दी गई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये नैब जो है, तो आप खत्म कर देते नैब। आपकी तो हुकूमत रही 2008 से 2013 तक। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। जरा मेरा पहला आर्गूमेंट मुकम्मल हो, इस पर बात करता हूँ। तो अर्ज यह है कि हमने जो जो कहा, आज अदालत ने सारे वही अल्फाज कहे और अदालत ने बिल्कुल वो पूरी ऑब्जर्वेशन दे दी है। क्या जज साहिबान बाकी जजों के 2-4 जजेस के फैसले के साबका जजेस की प्रेसिडेंट तो लेते हैं, बट सर अदालत में तो कभी ये कमेंट्स होते हैं कि यूट्यूब को बंद, देखिए ऑब्जर्वेशंस तो जजमेंट नहीं है ना। मेरी रखता मेरा आर्गूमेंट पहले आर्गूमेंट मुकम्मल होने दे। प्लीज मेरा आर्गूमेंट मुकम्मल होने दे, मुझे इस फैसले पे बात करने दे। मुझे अंदाजा है कि आपको इससे फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन गुजारिश ये है कि नैब को, हम कह रहे हैं कि नैब के चेयरमैन को अब ख्याल करना चाहिए, क्यों ना कहें। और अब जब सुप्रीम कोर्ट आपके इदारे को, आपकी शख्स को, आपके पूरे किरदार को स्मैश कर रहा है, उसके बाद भी हम ये मुतालबा करने में हक बजानब नहीं है। ठीक है, आपका हक है, आप कहें, लेकिन गुजारिश ये है, हम ये कह रहे हैं कि नैब, और ये बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नैब को नहीं कहा। नैब को तो उन्होंने कहा है ना ये टूल है, ये तो किसी और को कहा है उन्होंने। अच्छा, और जिनको कहा है उनको भी सुनना चाहिए। नहीं तो फिर आप चेयरमैन नैब से क्यों रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, अच्छी इंजीनियरिंग का इदारा है तो नैब खुद तो इंजीनियरिंग नहीं करता ना, कोई कराता है उससे। अगर कहा गया है कि ये बाजू बरोड़ के वफादारियां तब्दील करने का इदारा है तो कोई और है ना, आप भी जानते हैं कौन है, मैं भी जानता हूं। इंजीनियर के खिलाफ तो आप बोलते कुछ नहीं है, जो चीफ इंजीनियर है। तो ताकत वाले के खिलाफ कौन बोलेगा जी? ताकत वाले को तो आप आइन करने का इख्तियार दे देते हैं। आप कह रहे, सब ये कह रहे हैं कि आपने कमजोर इकाई पकड़ ली है बाजू बटोरने के लिए। डॉक्टर मुहीद, आप नहीं बोल सकते, आप मेरा गिरबान तो पकड़ोगे, मेरे तो वजीर आजम की भी ऐसी कर लोगे। अच्छा। आपको हिम्मत है किसी के खिलाफ बात करने की, किसी एजेंसी के खिलाफ? हम तो फिर बोलते रहते हैं। तो ये तो छोड़िए, ये गिले शिकवे। कल हमने बड़ा शोर मचाया, जहां मचाना था वहां मचाया हमने, आपने देखा नहीं? नहीं, कल आपने शोर मचाया हमने अपने प्रोग्राम्स में, अपने ट्विटर हैंडल से नहीं मचाया शोर हमने। और जो देखे ना, गुजारिश डॉक्टर साहब सुनिए, ट्विटर हैंडल से जो बातें होती है, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। ट्विटर हैंडल बोलते हैं, जब देखिए वजन होना चाहिए ना आर्गुमेंट में। आपके सारे दोस्त, आपके सारे साथी, आपके मेजॉरिटी में एंकर्स कहते हैं कि आज हम पे जितनी कदगन और पाबंदियां हैं मार्शल में भी नहीं थी। क्या नहीं कहते? अच्छा, जरा सेनेटर वलीद इकबाल साहब को आने देना। सर, सेनेटर साहब को भी आने दें, बड़ी पेशेंस से आपने इतनी देर से ज्वाइन किया है। सर साहब, इस पे क्या है कि पीपल्स पार्टी और पीपीपी इकट्ठे होकर अब पीएमएलएन कह रहे हैं कि चेयरमैन है, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है कि नैब को खत्म कर दें चेयरमैन, लेकिन वो कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर हैसियत जो है वो खत्म हो गई। जी, मेरी एक पहले सवाल है कि अब क्योंकि दोनों मेहमानों ने काफ़ी तफसील से बात की है, तो ये तो नहीं होगा कि मैं आधी बात करूंगा तो वक्फे का टाइम आ जाएगा। फिर आप दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, कर लूंगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अलायंस की बात, मैं अलायंस के उस तस्वुर के ऊपर तो इस पे आ जाए, अलायंस पे तो बड़ी बात कर लेंगे। और अलायंस पे मैं समझता हूं कि एक आधा जुमला जरूरी है। एक अलायंस हमें भूल भी गया हुआ है और आज मुझे भी ढूंढना पड़ा। जिस दिन वो रिजल्ट आए थे अपना 2018 के इलेक्शन के 25 जुलाई 26, 27, 28 को, कोई ऑपोजिशन सारे सीढ़ियों पे खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रही थी। एक उन्होंने अलायंस बनाया था और उसका मैंने कहा ना, ढूंढना पड़ा मुझे नाम। उसका नाम था अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि 4 दिन के बाद उसका कोई मतलब, और प्राइम मिनिस्टर भी बने नहीं थे खान साहब, वो तो 18 अगस्त को उन्होंने हलफ लिया। लेकिन वो उन्होंने जब ये इसके अलायंस की सवाल उठे, उन्होंने कहा ये अलायंस कहाँ का है जी, कहीं इसने नहीं चलना, ये 4 दिन नहीं चलेगा। और वाकई 4 दिन नहीं चला। अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर, बिल्कुल, आप लुकअप कीजिएगा मुझे। और वो फिर उसको ग्रैंड अलायंस की भी अल्फाज दिए गए चंद दिन बाद। मैंने सारा देखा है जाके 2018 का। लेकिन ये मैं नहीं समझता, और ये प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई ने जो बात की थी 2018 में कि जी ये अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है और ये इनका ये अलायंस चलना ही नहीं है इनका कोई भी। तो ये एक जनरल बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा जहाँ तक चेयरमैन नैब का क्या होगा? जी, चेयरमैन नैब, देखें, मैं ये जो जजमेंट है मैं भी आज काफ़ी उसको गौर से देख के आया हूँ। आप तो वकील भी हैं। जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और आपने दुरुस्त 1-2 चीज़ें जो हैं वो नोट की और उनको मैं कानूनी भी तरीके से बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक एंड। बैक एंड है पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट,
जो कि पैराग्राफ 93 है। उसमें तो साफ उन्होंने कह दिया कि सारे फोरगोइंग जो हमने बातें की हैं ऑब्जर्वेशंस आर टेंटेटिव इन नेचर। ये कोई हतमी फाइंडिंग किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, ये टेंटेटिव इन नेचर है ऑब्जर्वेशंस। और उन्होंने और मैं 1 मिनट 1.5 मिनट का छोटा सा अगर कानूनी लेसन एक ही हम कर लें, जजमेंट के 2 हिस्से होते हैं उमूमी तौर पे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कहा मैं कानूनी कलर में बताता हूं। जजमेंट का एक हिस्सा लातीनी अल्फाज है, एक हिस्सा होता है रेशियो डेसिडेंडाई या रेशियो ऑफ द जजमेंट, जो फाइनल, जो कि उसका रूल ऑफ लॉ उसमें ले डाउन, कानूनी असूल जो एक जजमेंट में वजह किया जाता है और इस जजमेंट में वाकई किया गया है, बड़ा अहम कानूनी असूल वजह किया गया है, मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। और दूसरा हिस्सा जजमेंट का होता है, उसे कहते हैं ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है थिंग्स सेड बाय द वे, या उर्दू में आप इसे कहेंगे कि वाकयाती ऑब्जर्वेशंस। तो जो रेशियो डेसिडेंडा इस जजमेंट का या जो इसका रूल ऑफ लॉ इस जजमेंट में ले डाउन हुआ है, वो तो उसका मखसूस ताल्लुक ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के केस के फैक्ट्स और जो उसके मौरूजी हालात हैं, फिर उन्होंने कहा कि इनको बेल उसके बारे में, और उसके बेल के हवाले से ही अब खुरम साहब ने जो अपना तफसील से निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, खुरम साहब ने जो तफसील से बात की है, मैं उसमें अर्ज करना चाहता हूं कि जो इसमें अहम असूल ले डाउन जो कोर्ट ने किया है वो ये किया है कि ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या कन्विक्शन से पहले वाला जो मरहला होता है उसमें किसी शख्स को बेजा अरेस्ट में रखना, ये और हमारे मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन इसमें बड़े हमसे डिफरेंट हैं या उनकी तशरीह हमसे मुख्तलिफ थी आज तक, और इस जजमेंट तक इसमें एक बेल का बड़ा अहम उसूल वज़ा किया गया है। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि एक शख्स अगर इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी, अगर कन्विक्शन तक उसको इतनी लंबी तो उसको अरेस्ट रखना और इस तरह करना ज्यादती है। ले लूं, फिर आपके बाद मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं कि बुनियादी जो रेशियो डेसिडेंडा है, रेशियो डेसिडेंडे है इस केस का सुप्रीम कोर्ट के, वो ये है कि आप किसी को कन्विक्शन के बगैर, जुर्म साबित हुए बगैर बहुत देर तक हिरासत में, डिटेंशन में नहीं रख सकते। और ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई को कई महीने तक, 16 माह तक, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल वज़ा कर दिया है कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क। लेकिन नैब कैसे है उस पर फिर वापस आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। क्या चेयरमैन नैब को मुस्ताफ़ी होकर शर्मो हया करनी चाहिए, मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में नैब के हवाले से, नैब की इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी और बेदर्दी के हवाले से बहुत से कमेंट्स हैं। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात मुकम्मल कीजिए सर वली साहब, क्योंकि फिर जी मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो असल रूल ऑफ लॉ इसमें ले डाउन किया गया उसकी का मैं बता रहा था कि वो अरेस्ट जब तक कन्विक्शन नहीं हुई उस दौरान की जो अरेस्ट होती है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तफसील से पाकिस्तान के पुराने जजमेंट्स भी जो हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हिंदुस्तान की जजमेंट्स, कुछ इंग्लिश जजमेंट्स भी, और उसमें जो एक वाज़े तौर पे एक जो उन्होंने हाईलाइट किया बात वो ये है, और वो भी काबिल ज़िक्र है कि, और वो किसी एक शख्स के नहीं, वो जनरली एक बात की है कि जी जब आप किसी को इस तरह और इस एहतसाब के नाम पर या करप्शन के चार्जेस पर जो है इस तरह से अरेस्ट करते हैं और उसकी तवालत ज़्यादा होती है 16 महीने, तो लोगों की निगाहों में उन लोगों की जो रेपुटेशन और साख होती है जिनको इस तरह से अरेस्ट में रखा जाता है वो तबाह और बर्बाद हो जाती है पब्लिक आई में। तो ये उन्होंने उसको बड़ा उस पर जोर दिया है, और इस हवाले से और ये मैं इजाफी तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेकिन इससे ये बेसिस नहीं निकलता कि चेयरमैन नैब नहीं, वो अब देखना रेशियो और रूल तो ये ले डाउन हुआ है, वो ओबिटर में जो एरिया आता है वो और भी बातें हैं, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहता था कि अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लैंड का बताना चाह रहा था कि अल्ताफ हुसैन जिस तरह हैं, उन पे मर्डर, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग, उन पे इंसाइटिंग कमिट क्राइम ऑफेंस, कितने चार्जेस हैं, लेकिन ही इज़ फ्री, इज अंडरगोइंग ट्रायल बट ही इज़ फ्री। वहाँ सिस्टम इस तरह का है कि जब तक कोई सोसाइटी को खतरा ना हो या कोई ऐसी बात ना हो या किसी के फरार हो जाने का ना हो, तो वो अरेस्ट, वो आपको वो लगा देते हैं टैग, और वो क्या होता है, और वो या वैसे ही आपकी मूवमेंट या वो पासपोर्ट आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि जी अब आप फ्री हैं। तो ये होता है इब्राज के आरिफ नकवी को बेल मिली जी, तो ये लंदन में ही है जी, लंदन में 1 साल पहले उन्हें बेल मिली थी। अच्छा, आप ऑबिटर डिक्टा पे कुछ एक्सप्लेन करना मैं ऑबिटर डिक्टा पे ये एक्सप्लेन कि पाकिस्तान का कानून ले डाउन सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया हुआ है कि द ऑबिटर डिक्टा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अच्छा जी, ये सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे चुका है कुछ अर्सा पहले। अच्छा, ये जो आसिफ सईद खोसा साहब ने मशहूर जुमला लिखा था मैरियो पुज़ो से निकाल के गॉडफादर का कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, वो किस में जाएगा? जी मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कि जो ऑबिटर डिक्टा जी वो अहमद नदीम कासमी है, वो ऑबिटर नहीं, ये साहिर लुधियानवी मैं दुरुस्त फरमा दूं आपको, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो भी उतना ही ऑबिटर डिक्टा था और जम जाने की बात, हाँ वही साहिर लुधियानवी।
ये है, अगर सिसिलियन माफिया आपने 4 साल से उसका ड्रम बजाया है तो फिर आपको जो कोट किया है जॉन स्टुअर्ट मिल, वो भी कोट करना फिर माना तो नहीं ना नीचे कोर्ट्स ने, बेल्स मिल गई, चीजें खत्म हो गई। सिसिलियन माफिया का ड्रम तो मीडिया ने बहुत बजाया, लेकिन नतीजा नहीं निकला कोई। हाँ, तो यहाँ आप लोग भी तो नतीजा निकालना चाह रहे हैं ना। नहीं, हमारा एक नतीजा है और नतीजा बात है। देखिए, कोर्ट ने चूंकि बेल एप्लीकेशन में ये एक दरखास्त थी जमानत की, इसमें वायरीज को यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की नैब लॉ को चैलेंज नहीं किया गया था, लिहाजा कोर्ट ने उस पर बात नहीं की। कोर्ट ने यहां तक के जो अरेस्ट की बड़ी दुरुस्त बात की सेनेटर साहब ने, कोर्ट ने सेक्शन 24 जो अरेस्ट का सेक्शन है नैब लॉ में, उसको भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी डिटेल्ड अपनी रीजनिंग दी है कि हमारी नजर में ये आने वाले दिनों में मजीद ज्यूरिस्प्रूडेंस और नैब लॉ की वायरीज चैलेंज करने की बहुत बड़ी बुनियाद उन 87 सफ़ों में डेवलप की गई है कि जो बात हम ये कहते थे कि भाई इस तरह आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को बगैर सबूत के। और सिर्फ देखें ना, ये सिर्फ साद रफी को सलमान रफी की बात नहीं, ये लें जरूर लें, लेकिन कमरुल इस्लाम को याद करें, मोहम्मद नवाज शरीफ को याद करें, शहबाज शरीफ के 133 दिन याद करें, हमजा शहबाज अभी तक बगैर रेफरेंस के, बगैर ट्रायल के 1 साल से अंदर है, उसके बाद मरियम नवाज को याद करें, उनकी बेल पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन दी थी। इसी तरह जो है हमारे सामने केस है शाहिद खान अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, एहसन इकबाल का। यहां एक पूरी लाइन है जिसकी, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां इस कोर्ट में जो चौथा पिलर है इस जजमेंट का, कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग और ऑपोजिशन की सप्रेशन और रिप्रेशन के लिए कोर्ट ने वन साइड ऑफ द डिवाइड का जिक्र किया है, तो उसको इस्तेमाल किए गए। ये सारे इशूज ऐसे हैं जिनकी ये अब मुस्तकबिल में आने वाले एक बेहतर नैब की बुनियाद रखी गई। अच्छा, अब नाज़रीन मैं 2 टुकड़े दिखाना चाह रहा हूं, चूंकि खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ हैं, वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, कायरा साहब भी चंद मोमेंट्स में हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये टुकड़े बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, ये शॉर्ट्स जो हैं ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अब पीपीपी और पीएमएलएन दोबारा से एक इत्तेहाद कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ। लेकिन पहले क्या कहा था ख्वाजा साद रफीक साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, वो जरा सुन लेते। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी साहब, कितना खाना है, आपका पेट कैसे भरे? ये जो पेट का दोजख है इसमें कितना कुछ डालना है? ये शुगर मिले किधर से आएंगे? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं। उस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब ने जरदारी साहब से पूछा था अप्रैल 2017 में कि क्या आपकी शुगर मिलें बच्चे देती हैं, एक से इतनी ज़्यादा कैसे हो गई हैं? अच्छा, बिलावल भुट्टो क्या कहते रहे 2016 से लेकर 2018 और 19 तक, वो भी सुन लेते हैं। महरूम पीर पगारा साहब ने कहा था कि जब ये मुसीबत में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं, जब मुसीबत से निकलते हैं तो गले से पकड़ते हैं। अब कायरा साहब, आपने भी सुन लिया होगा, पब्लिक सवाल पूछती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई आपकी कन्विक्शन भी है किसी इशू के ऊपर कि नहीं है? ख्वाजा साद रफीक साहब क्या सोचते थे, तो बेसिस क्या है पॉलिटिकल बिलीफ की? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो मैं सवाल के पहले तो एक आपसे छोटा सा पूछ लूं कि अगर आपकी दानिश में इस वक्त मुल्क किसी क्राइसिस कार है और इस हुकूमत का रवैया दुरुस्त करने के लिए अपोजिशन की जमातों को एक एक्सट्रीम स्टेप है कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला के इसको चलता करें, दूसरा है कि हम असेंबली के अंदर से कहीं नई हुकूमत की तश्कील की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश है, उसमें हम कामयाब होते हैं या नहीं ये बात का सवाल है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुल्क वाकई और सियासी जमातें समझती हैं कि मुल्क वाकई इस क्राइसिस का शिकार है, तो फिर हमें ये इकाट करना चाहिए कि नहीं। पहला बड़ा एथिकल क्वेश्चन ये है। अब रही बात के माजी में मैंने आपको गाली दी थी और आपने मुझे गाली दी थी, ये जो इंसानी रवैये हैं ये मुनासिब नहीं है हमारी सियासी तारीख के अंदर। हम एक दूसरे के ऊपर बेपनाह इल्जाम लगाते रहे, लेकिन इंसान को वक्त से सीखना चाहिए। फिर भी गलतियां इंसान करता रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह कबायली रवैयों, इस तरह जो पुराना सदियों पुराने जो निज़ाम था, इंसानी रवैये सख्ती का शिकार हो और कबायली तासुब की तरह एक दूसरे के खिलाफ बात करते करनी है, मतलब वो सच बोल रहा हो, ऐसे रवैये आप चाहते हैं हमसे? ठीक है। हाँ, रही बात नहीं, हिंदुस्तान को छोड़िए, अभी तो आप मिसाल दे रहे थे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत दफा होता है कि जमातें एक दूसरे के खिलाफ सारे इल्जाम लगाती हैं और अगले इलेक्शन में उनको लाइसेंस करने पड़ते हैं
ठीक। ये इस डेमोक्रेसी का खूबसूरती कह लीजिए, अलमिया कह लीजिए, लेकिन मुझे आप सब आपसे समझ है। मैं इसको ठीक है, मैं समझ गया हूं आपकी बात। आप कर रहे हैं मीडिया इससे क्या एथिकल क्वेश्चन रेज करना चाहता है। ठीक है, मुझे मीडिया के ऊपर कुछ सवाल करने होंगे। ठीक है, मैं आपको मुझे चेक करना है, मुझे आपको चेक करना है। मैं सम अप कर देता हूं। आपसे भी मोरालिटी के ऊपर मैंने सवाल बिल्कुल सही। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। मोरालिटी का सेक्शन से ठीक होकर मुआशरे को ठीक करना है। मोरालिटी का तो सवाल ही नहीं उठा रहा मैं। और क्या कर रहे हैं आप? मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, अब आपकी जजमेंट, अब आपने एक्सप्लेन किया कि मुल्क को इतना बड़ा खतरा हो गया है इमरान खान और तहरीक इंसाफ से कि आप लोगों को इत्तेहाद करना पड़ेगा। ठीक, क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है प्रिंसिपली तौर पे। तो फिर इससे पहले आपकी जजमेंट ये थी, पीपीपी की जजमेंट थी पीएमएलएन के बारे में, पीएमएलएन की जजमेंट पीपीपी के बारे में थी कि आप लोगों ने मुल्क को खराब किया, तोड़ा, लूटा। ये वो सारी स्टेटमेंट्स हमारे सामने। मैं तो ये कह रहा हूं कि कौन सी जजमेंट आपकी सही जजमेंट थी? क्या वो आपकी कन्विक्शन थी? मोरालिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा पॉलिटिक्स की, कि जजमेंट कौन सी थी? वो जजमेंट सही थी या ये जजमेंट सही है? कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी होती है, ये बात याद रखिए। उसको कोई बेसिस होते हैं, विदाउट खिलाओ में जो मोरालिटी नहीं हुआ करती। तो गुजारिश है, मैं तो आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि सियासत के अंदर आपको एक आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। मिसाल के तौर पर सारी सियासी जमातें पाकिस्तान की नहीं, वो जजमेंट ठीक नहीं थी, वो जजमेंट गलत थी। फिर मैं ये कह रहा हूं ना कि वो जजमेंट वो भी सही थी, ये भी सही है। डॉक्टर मोईद, दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट 2+2। अच्छा, ठीक। दिस इज ए पॉलिटिकल क्वेश्चन, यू आर आस्किंग ये थे, मुझे जवाब देने थे। सवाल ये है कि सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर आई और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए सारी जमातों का इत्तेफाक राय है। ठीक। अगर इस पर इत्तेफाक राय है तो यहाँ तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक जमात नारे मारती है, इमरान खान साहब ने नारे मारे कि मैं इस मुल्क में जनाब लूटा हुआ पैसा भी ले आऊंगा, फलां भी चोर, फलां भी डाकू, फलां भी ये, और मैं इस मुल्क में रोजगार भी आम कर दूंगा, लाइनर मिला के लोग टैक्स भी देंगे, फलां फलां। और उसके बाद हुकूमत ने आके कहा कि नहीं, यू टर्न लेना किसी सियासतदान की बड़ा कमाल, उसकी पॉलिसी होती है। अच्छा, तो अब अजीम क़यादत की निशानी। इस पे सेनेटर साहब का क्विक रिस्पांस ले लें ब्रेक से पहले। नहीं, पहले जरा अपने सवाल का जवाब तो मुकम्मल कर लूं। तो अर्ज यह है कि सियासी जमातों को एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सामने रख के चलना होता है, और फिर अपने माजी के तल्ख रवैयों के बावजूद जो सियासत की रिक्वायरमेंट है, जो स्टेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा कारी साहब, ब्रेक मुझे लेने दें, फिर मैं इस पे आपने जो कुछ आपने मौकफ दिया इस पे मैं सेनेटर वलीद का भी रिस्पांस लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक मुझे लेनी पड़ गई है, ब्रेक ले लें नाज़रीन, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। कारा साहब की बात इनकम्प्लीट रह गई ब्रेक में। कारा साहब बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर सेनेटर साहब की तरफ आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सियासी जमातों का एक अपना तल्ख माजी, और हमें बिल्कुल इस बात से सीखने की जरूरत है कि हम सियासी तनफ्फुर में इतने दूर न चले जाया करें, बातें करते करते, एक दूसरे को बुरा भला कहते कहते, कि कल वो हमारे सामने आए तो हमें उसको डिफेंड न कर सके। यकीनन जो आपने बातें कही ऐसा हम कहते रहे, आज भी कह रहे, सिर्फ हमने माजी से मुकम्मल सीख नहीं लिया, लेकिन बहुत हद तक हमारे इंसान में बेहतरी आई थी। अनफॉर्चुनेटली ये फिर दोबारा, और मैं रोज इस बात पे शाकी रहता हूँ कि यार हम तल्ख तरीन बातें भी कह सकते हैं लेकिन मुनासिब अल्फाज में कह सकते हैं। तो हर वक्त गाली गलोच देते रहना या चोर करना, डाकू फलाना, ये मुनासिब नहीं है हमें। और हमें सोसाइटी के तौर पे, कौम के तौर पे, मुल्क के तौर पे ज्यादा बड़ा रोल है सोसाइटी का। एक हुकूमत को रोल को एक अपनी तरफ रखिए, सोसाइटी के रोल पे भी हमें गौर करने की जरूरत है कि हमें टॉलरेंट समाज, एक बेहतर समाज के लिए भी अपने लिसान में, अपनी गुफ्तगू में, आर्गुमेंटेशन में, अल्फाज के चुनाव में ये बड़ा मुनासिब। अब जरा सेनेटर साहब को ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, सेनेटर साहब, लेकिन बहरहाल माजी में खड़े होने से नहीं, आगे बढ़ने के लिए आपको माजी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, सेनेटर साहब वो कह रहे हैं बेसिकली तौर पे कि माजी में हमसे बहुत गलतियां हुई, हम एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहे हैं, लेकिन अब हमें समझ आ गई है कि असल में दुश्मन आप लोग हैं, आप लोगों को हटाना है। यही वो कह रहे हैं ना बेसिकली, आपके खिलाफ इकट्ठे होने वाला एलिमेंट, जजमेंट उनकी ठीक है। जी मेरे ख्याल में ये तो एक खाम ख्याली है, ये क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डिसेप्शन को उर्दू में कहते हैं खुद फरेबी। ये तो खुद फरेबी है कि जी इनको हटाना, उनको हटाना। मैंने तो पहले आपको शुरू में ही अलायंस के और सारे प्रोसेस जो अपोजिशन का आपस में डिसअरे और chaos आपको उर्दू के अलावा पर्शियन के भी वर्ड्स बताने चाहिए पोएट ऑफ पीस की रेफरेंस से। आज तो मैं ख्याल लैटिन पे ही हम रहे हैं ज़्यादा, लेकिन जो मैं कर्ज करना चाह रहा था वो शिबली फराज साहब ने आज बात दुरुस्त की है। और अगर फिर कायरा साहब फिर कहते हैं हम कोई लफ्ज़ तल्ख इस्तेमाल करते हैं, मैं तो एक मुहावरा बोल रहा हूँ। मेरे नज़दीक मैं मुहावरे वाली उर्दू में ये अर्ज़ करूँगा
कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर जो शिबली फराज साहब ने कहा वो मेरे नज़दीक उसी मुहावरे की अक्कासी, जो भी कहा मेरे तशरीह उसकी ये है कि ये चीखें जो मार रहे हैं ये तो उसी तरह है जिस तरह उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। क्योंकि देखिए जी, एहतसाब से तो आज़ादी नहीं हो सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आर्म ट्विस्टिंग की बात जहां की है ना, उन्होंने पूरा 1948 से लेके 1958, 1969, 1976, 1977, 1981, 1996, 1999 और 2000 तरामीम, उन्होंने सारे एहतसाब के प्रोसेस को, पाकिस्तान की पूरी तारीख को उसको करते हुए ये कहा है कि इस प्रोसेस ने, और इस हवाले से मैं अपने नज़दीक दिलचस्प बात कहना चाहता हूँ कि ये मुझे हैरत हुई कि नायब चेयरमैन ने ये एक दिन बयान दिया कि जी अगर मैं पता नहीं क्या कर दूं तो हुकूमत गिर जाएगी। देखिए जी, इस तरह के इदारे, नैब और उसके से पहले जो इदारे, जो हिस्ट्री रही है कुछ दहाइयों, पिछले 4-5 दहाइयों में, वो तो इस तरह के इदारों की कोई मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने हुकूमत को गिराया है, लेकिन हुकूमतें बनाने की बड़ी मिसालें मिलती हैं इनकी। तो ये बात जो है वो, और वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ऑब्जर्व किया है, लेकिन जहां वो ऑब्जर्वेशन को सीरियसली नहीं बिल्कुल नहीं जी, और बिल्कुल और निकलेगा कुछ भी नहीं जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दस्तगीर साहब, जिस तरह वो कहते हैं, डॉन अखबार जो है अंग्रेजी का बड़ा फजलुर रहमान साहब कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हुकूमत का एलाइड नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत बड़ी नाला है डॉन से। लेकिन डॉन ने अपने आज का जो इदारिया लिखा है उसमें ये लिखा है कि पीपीपी पीएमएल इकट्ठे हो रहे हैं, चले ठीक है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ होने के अलावा इनके पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, इन्होंने कोई सोचा हुआ नहीं है। उम्मीद थी प्रोग्राम के आगाज में कॉमन एजेंडा है एनएफसी को बचाना, कॉमन एजेंडा है 18वीं तरमीम को बचाना, कॉमन एजेंडा है इस हुकूमत के जो काले कानून एक नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेंडमेंट जो एंटी टेररिज्म एक्ट में, उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए हम इकट्ठे हैं कि ये जो ड्रकोनियन लॉज हैं, ये जो एंडलेस डिटेंशन हैं, इस पे तो अपने कुछ स्टेटमेंट इकट्ठे होकर इशू नहीं किया, एलामिया तो नहीं इशू किया। नहीं, हम मुस्तकिल गवर्नमेंट के साथ और खुद भी इकट्ठे हैं और इस अमेंडमेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आप 18th अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। हम 18th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट नहीं होने देंगे, हम सूबों एनएफसी अवार्ड को हम सूबों के वसाइल कम नहीं होने देंगे, हम इस हुकूमत को काले कवानीन जो पाकिस्तान की बनाया जा सकता है खाली होने देंगे, आईनी आजादी हम ठीक तरह से उनको हैंडल करें, होने देंगे। जी वो हैंडल आपने कर लिया ना, आपने शाहिद खान अब्बासी को 7 महीने, जिस तरह वो 7 महीने हुकूमत खाने में फेंक लिया ना आपने, शहबाज शरीफ को 133 दिन हुकूमत खाने में फेंक लिया आपने, मिफ्ता इस्माइल को 8 महीने एनएफसी से हैंडल कर रहे हैं ना, हैंडल दैट्स व्हाट कॉल्ड हैंडलिंग। वो हैंडलिंग जिस तरह दूसरी बात ये है जिस तरह हम थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर असूलों पर खड़े हैं, हम असूलों पर खड़े हैं, जहां हमारे देखें जाती हम दोनों के हजार इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी असूल पर खड़े हो गए कि एनएफसी पे हमने नहीं चेंज होने देना, आज हमने उसके ऊपर अल्लाह के करम से कामयाबी भी हासिल की है, अदालत में हमने अल्लाह के करम से आज कामयाबी हासिल की है कि हुकूमत को मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपना जो 12 मई का नोटिफिकेशन था नेशनल फाइनेंस कमीशन को जो कायम किया था उन्होंने वापस ले लिया, उनको नया बनाना पड़ गया, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस चेंज करने पड़ गए। तो ऐसे मामलात में हम इकट्ठे हैं, हमारे जो दूसरों के बारे में जाती जो भी इख्तलाफात हों या व्यूज़ हों वो अपनी जगह पर, लेकिन असल इशू तो यही है कि यहाँ जब नैब का, मैं फिर यह कहूँगा कि सेनेटर साहब 16 महीने साद रफीक और सलमान रफीक के वापस नहीं कर सकते, जब कोर्ट ने अब सराहत से लिखा है कि कोई चीज ही नहीं थी, कोई सबूत ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो जब इस किस्म के भयानक वाकयात होंगे तो फिर लोग तो कहेंगे कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जज साहब ने यह भी लिखा है। तो यहां तो इन काले कवानीन में हमें कहते हैं जी आपकी कोताही आपने चेंज क्यों नहीं किया, फाइन, लेकिन काले कवानीन की जो अब्यूज है, राना सनाउल्लाह को एएनएफ में जो 20 किलो डाले, मेरी बात मुकम्मल होने दें डॉक्टर साहब, क्योंकि जुल्म हुआ है, हम मुस्लिम लीग नहीं जी, राना सनाउल्लाह पे जुल्म हुआ है, साद रफीक, राना सनाउल्लाह को 8 महीने आपने डेथ सेल में जमीन पर बगैर सरहाने के एक चादर पे डाल के आपने फेंके रखा, और उसके ऊपर अभी तक सबूत का एक टुकड़ा नहीं, 1 ग्राम हेरोइन हुकूमत साबित ना कर सके, और बराह रास्त वजारत दाखिला इन्वॉल्व हो, तो हम फिर कैसे कहें कि ये इंसाफ की हुकूमत है? ये इंसाफ की नहीं, ये इंतकाम की हुकूमत है, उन्होंने इंतकाम से साबित किया है, एक दफा नहीं बार बार कर रहे हैं। कारा साहब इकट्ठे होके एक एलामिया, तो देखिए कहने की तो बात नहीं ना, अगर आप हुकूमत का एनएफसी अवार्ड नहीं एक्सेप्ट, तब्दीली नहीं लाने देंगे, तो फिर आपको ये लाहे अमल भी देना पड़ेगा मगरब की सियासी जमातों के तौर पर कि हुकूमत अपने रेवेन्यू और अपने पैसे किस तरह से पूरे करेगी, बिकॉज हुकूमत पाकिस्तान के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है गवर्न करने के लिए।
देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश है, पहली बात तो यह है कि जस्टिस साहब बयान कर रहे थे, खुर्शीद शाह साहब का भी जिक्र कर लीजिए। 7-10 एब्सोल्युटली, वो क्यों पड़े हैं जेल में है और उनके ऊपर कोई केस नहीं है। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को पकड़ा, फरियाल तारिक को पकड़ा, बाकी सबको पकड़ा, लेकिन क्या किया है? इससे तो ये पता चलता है कि कॉमन थिंकिंग नहीं है। जब खुर्रम दस्तगीर ने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, खुर्शीद शाह साहब का नाम नहीं लिया, ठीक है, और साद रफीक ने लिया, तो आपने लिया, उन्होंने कहा शुगर मिलें बचे देती हैं। तो इससे तो मतलब है कि कॉमन फिर नहीं है, मेंटल थिंकिंग कॉमन नहीं हुई अभी। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने कब कहा कि हम एक तरह सोचना शुरू हो गए? मैंने कब कहा कि हमने अपनी जमातें एक दूसरे में मुदगम कर दी है? उनका अपना हक है, जिसका चाहे जिक्र करे, जिसका ना करे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात इस हुकूमत के खिलाफ हमारा एजेंडा है, यस, और हमने तो और तरह कहा ना, मैं कह रहा हूँ हाँ, इस हुकूमत के खिलाफ हमारा एजेंडा है, इसलिए कि यही हुकूमत 18वीं तरमीम खराब करना चाहती है, यही हुकूमत पाकिस्तान के अंदर सेटअप के नाम पे एक नया अजाब मुसल्लत करना चाहती है, यही हुकूमत पाकिस्तान को एक इन मसाइल का शिकार किया बैठी है, और इसके अंदर हमें कोई आगे एवेन्यू नजर नहीं आ रहा कि जहाँ बेहतरी हो रही हो। डॉक्टर साहब, अब यहाँ तक मामला चला गया है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मेरा ये इंफॉर्मेशन गलत हो, कि अब तो पार्लिमान को भी गैर मुंतखब लोग बैठ के पीछे चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ क्यों ना हुआ जाए? यही एक वाहिद एजेंडा है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया। आपने कारा साहब को, खुर्रम दस्तगीर साहब को, सेनेटर वलीद इकबाल साहब को सुना। आपने देखा कि कैसे पीपीपी पीएमएलएन कहते हैं कि वो हुकूमत को हटाएंगे बिकॉज हुकूमत ही खतरा है रियासत के लिए, लोगों के लिए। ये और बात है कि पीटीआई को यकीनी नहीं है कि अलायंस को बहुत देर चल पाएगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।